Good morning, welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video, I am discuss about Indian polity. विशेषकर इस सेशन में हम संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान सभा से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे और संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा के विकास का इतिहास, इसके अलावा संविधान सभा के कार्य क्या थे, संविधान सभा जो मेंबर्स थे वो किस तरह से लिए गए, ऐसे बहुत प्रकार से के प्रश्न बन सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें संविधान सभा की तो सबसे पहले वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के बारे में बात की थी। इस संदर्भ में हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले व्यक्ति होते हैं संविधान सभा के बारे में बात करने वाले, वो थे महात्मा गांधी। और 1922 ईस्वी में उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक 1922 ईस्वी में किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अब बात आती है कि अंग्रेजों ने इस बात को कब स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो ये भी हम देखेंगे अगले स्लाइड में। मेनली यहाँ पर आता है भाई कि भारतीय संविधान जो होता है, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, या आखिर विकास का इतिहास था क्या, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास था क्या। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आते हैं, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए ये पूरे भारतवर्ष के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ के शासन प्रशासन को सही ढंग से और अपने अनुसार चलाने के लिए समय समय पर अनेक नियम और कानून लेकर आते हैं। वही भारत के संविधान के विकास का आधार बनता है। संवैधानिक विकास के इतिहास को हम अगर जानते हैं तो इसमें से हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1946 का कैबिनेट मिशन। लेकिन उससे पहले हम यह जान लें कि आखिर संविधान होता क्या है। तो संविधान जो होता है किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज होता है, जिसके अनुसार जो है सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी की स्थापना और उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों को बताता होता है। और हम देखते होते हैं संविधान दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। इसमें से लिखित आ जाएगा, दूसरा अलिखित अनरिटन आ जाएगा। इसमें से हम यहाँ पर अगर देखें भारत, यूएसए, जापान, रूस, इस सभी देश के जो संविधान है, इन सभी देशों के जो संविधान है यह लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन, सऊदी अरब के संविधान जो है यह अलिखित है। और यहाँ पर मेनली वर्षों से चली आ रही परंपराएं जो होती है यह देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती होती है। और परंपराएं, वर्षों से चली आ रही परंपराएं के अनुसार ही जो है शासन प्रशासन के काम को किया जाता है। तो मेनली अब आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का सेक्टर, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का सेक्टर। और हम देखते होते हैं कि अंग्रेज जो आए थे वो कहीं ना कहीं व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वो जो है भारतवर्ष के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ के शासन प्रशासन को सही ढंग से और अपने अनुसार चलाने के लिए समय समय पर अनेक नियम और कानून लाते हैं। वही जो है भारत के संविधान के विकास का आधार बनता होता है। बेसिकली 1757 की प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर का युद्ध, जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो यहीं पर बंगाल पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए जो है एक्ट लाता है, जिसे कि बोला जाएगा यहाँ पर पहला जो एक्ट लाया गया था 1773 में, जो कि कहा गया था इसको रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन पहले हम यह जान लें 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है चार्टर बनाया गया। किनके द्वारा? कंपनी का चार्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर तैयार किया गया था वह क्रमवेल के द्वारा तैयार किया गया था। एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, किनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर तैयार किया गया। चार्टर मतलब यहाँ हो जाएगा नियम कानून। तो यह क्रमवेल के द्वारा तैयार किया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और यहीं पर बात आती है कि महारानी एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, द्वारा व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। और उस समय अगर बात किया जाए
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, वह प्राइवेट कंपनी व्यापारियों के समूह का कंपनी हुआ करती थी। और यहीं पर जो कंपनी के साझेदार हुआ करते थे वह 217 साझेदार हुआ करते थे, 217 217 साझेदार हुआ। कंपनी के मालिक जो हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक। और व्यापार की जो अवधि महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया वह 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अवधि दिया गया था, 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अवधि दिया गया था। और यहीं पर बात आती है कि 1700 यह जो 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, यह ब्रिटेन के पार्लियामेंट द्वारा लाया गया अधिनियम था। किनके द्वारा? ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया जो अधिनियम था। भारत की सरजमी पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी उस सत्ता को हटाकर मोटे तौर पर अपने सत्ता की ओर बढ़ने का कदम था। यह किसका? तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट का, ब्रिटेन के पार्लियामेंट का। और यहीं पर हम देखते होते हैं कि मेनली पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट जो लाया जाता है 1773 में, इसे ही बोला जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके तहत 3 मुख्य बातें आती है। उसमें से हम देखते होते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1774 ईस्वी में की जाती है, न कि 1773। 1773 में अगर दिया जाए कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, गलत हो जाएगा, 1774 में। और यहीं पर अगर देखा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। किनको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर को पहले जो गवर्नर बोला जाता था उसे अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, उसे अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जब पहले यहाँ पर बात आती है कि आखिर गवर्नर का मतलब क्या होगा, अर्थ क्या होगा, गवर्नर जनरल का अर्थ क्या होगा, वायसराय का अर्थ क्या होगा, इन तीनों को पहले आप क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट को। तो बात आती है यहाँ पर गवर्नर का मतलब क्या होगा, गवर्नर जनरल का मतलब, और गवर्नर वायसराय का मतलब क्या होगा। जब कंपनी अपने सुप्रीमो का चयन स्वयं करती थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, किस कंपनी का बात कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सुप्रीमो का चयन स्वयं करती थी, उसे बोला गया गवर्नर। और जब कंपनी के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीमो का चयन करने लगी, तब से इसको बोला गया गवर्नर जनरल, तब से बोला गया गवर्नर जनरल। लेकिन हम देखते हैं कि 1858 ईस्वी में कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। जब कंपनी की हुकूमत समाप्त हो जाती है, या तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारत पर शासन करना आरंभ कर देती है, तब जो शब्दावली आया वह आया वायसराय। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि 1774 ईस्वी में कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसके पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा इम्फे बने। और यहीं पर हम देखते होते हैं कि बंगाल के गवर्नर को पहले बोला जाता था गवर्नर, अब बोला गया गवर्नर जनरल। और साथ ही साथ इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। अब बात आती है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया। जो 395 आर्टिकल हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से अबाउट 250 आर्टिकल, 250 अनुच्छेद जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। और यहीं पर हम देखते हैं यह करीब 60% जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कितना? 60%। और यहीं पर बात आती है कि इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार को जो है भारत से जो है यह अलग कर दिया जाता है। किस अधिनियम द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की जो नींव रखी जाती है वह यहीं पर रखी जाती है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। और यही बात आती है कि संघ की 2 इकाइयां हुआ करती थी उस समय। एक तो ब्रिटिश भारत हुआ करती थी, दूसरा देसी रियासत। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके तहत ही 1937 में फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई, हम देखते होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है 1946 का कैबिनेट मिशन। 1946 ईस्वी का जो कैबिनेट मिशन है
1946 का कैबिनेट मिशन जो है, लेकिन पहले हम यह जान लें कि भारतीय संविधान सभा के मांग को अंग्रेजों के द्वारा जो माना गया था वो 1940 ईस्वी में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन हम लोग उसको स्वीकार नहीं किए। 1942 में भी संविधान सभा के मांग को तैयार किया गया, मांग को लाया गया, मतलब स्वीकार किया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उसको भी जो है हम लोग स्वीकार नहीं किए, जो कि क्रिप्स मिशन हुआ करता था 1942 में। लेकिन 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है, 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है, तब जो है कहीं ना कहीं उसको हम लोग स्वीकार करते होते हैं। यहीं पर प्रश्न आता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, और इसी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है इटली की सरकार बनती है और 3 कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट दर्जे के मंत्री को भेजा जाता है। कहाँ? भारत को, हिंदुस्तान को भेजा जाता है, और उन 3 कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है, उस समूह को ही कैबिनेट मिशन बोला गया। उस समूह को ही जो है क्या बोला गया? इसको बोला गया कैबिनेट मिशन। और यही हम देखते होते हैं कि भारत की जो संविधान सभा है वो इस संविधान सभा का जो गठन किया गया वह किसके तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन के तहत ही गठित की गई। और इसके अध्यक्ष जो हुए वो कौन? सर पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष हुए, और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 2 सदस्य। और यहीं पर अब बात आती है कि कैबिनेट मिशन ने जो योजना बनाई, उस योजना के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा में 389 सदस्य होने चाहिए थे। कितने? तो 389 मेंबर्स होने चाहिए थे। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में जो मेंबर्स की संख्या निर्धारित की गई 389, लेकिन यह बात आती है कि संविधान सभा में सारे मेंबर्स, सारे सदस्य कौन लोग थे? क्या सभी निर्वाचित थे? क्या सभी मनोनीत थे, या दोनों थे? तो यहाँ पर अगर आप जानते होंगे कि उस समय भारत 2 भागों में विभक्त था, बटा हुआ था। एक ऐसा भारत जहां ब्रिटिश अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, उसे बोला गया ब्रिटिश भारत, और जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, यानी कि जनता और ब्रिटेन के बीच में राजा महाराजा आते थे, उसे बोला गया देसी रियासत। और यहाँ पर प्रश्न आता है कि संविधान सभा में सदस्य किस रूप में लिए गए थे? तो अगर बात किया जाए तो भारत के जो 296 मेंबर, 292 प्लस 4 मेंबर जो है यह लिए गए थे निर्वाचित, यह निर्वाचित किए गए थे, जबकि 93 मेंबर्स मनोनीत किए गए थे, जबकि 93 मेंबर्स जो है मनोनीत किए गए थे। अब बात आती है 389 ही क्यों? 390 क्यों नहीं? 400 क्यों नहीं? 420 क्यों नहीं? तो हम मेनली देखते हैं कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, और कैबिनेट मिशन ने एक आंकड़ा फिक्स किया कि एक मेंबर, एक सदस्य कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसी आधार पर जो है अगर हम देखें 40 करोड़, तो अबाउट लगभग जो है यह जो आंकड़ा आएगा यह 389 के आसपास ही आता है। और यहीं पर देखते हैं 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, उसमें दिल्ली है, आपका राजस्थान का अजमेर है, और कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, और चौथा आ जाएगा बलूचिस्तान जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। अब बात आती है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। और आखिर सच्चिदानंद सिन्हा को ही 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष? याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष, ऐसा भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है क्योंकि वो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य हुआ करते थे। और यहीं पर हम देखते हैं कि बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा जो बहिष्कार किया जाता है। और अब बात आती है कि 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक होती है और राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार इसी में देखने को मिलते हैं, किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव
कब लाया गया, किनके द्वारा लाया गया और कब स्वीकार किया गया। अब बात आती है यहाँ पर मेनली अगर देखा जाए तो 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते होते हैं कि बी.एन. रॉ के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। किनके द्वारा? बी.एन. रॉ के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। और बी.एन. रॉ के द्वारा जो प्रारूप तैयार करके दिया गया, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था, उस समिति का नाम था प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति भी इसको बोला जाता है। पांडुलेखन समिति भी इसे बोला जाता है, प्रारूप समिति को। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति गठित की गई थी। कब? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिलने के बाद जो है 1947 को यहाँ पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और जो विभिन्न प्रारूप समिति यहाँ पर हम देखते हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुआ करते थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। और अब यहीं पर बात आती है कि 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कि भारत का बंटवारा होगा और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ादी दिवस मनाता, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। और यहीं पर बात आती है कि देश विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 1947 को किया गया और अब जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई वो 299 रह गई। उसमें से 229 जो कि प्रांतीय सदस्य और 70 देसी रियासत। धीरे धीरे देसी रियासत जो है इसमें आकर मिल जाते हैं, देसी रियासतों का मिलना इसमें आकर शुरू हो जाता। और जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या होती है वह 299, 300 में एक कम। अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा के कुल जो अधिवेशन हुए वो 11 अधिवेशन हुए, लेकिन अगर 24 जनवरी 1950 के अधिवेशन को काउंट कर लिया जाए तो टोटल 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को होती है और दोनों को शामिल कर लिया जाए तो टोटल 12 अधिवेशन हुए, मीटिंग हुए। और इसमें से हम देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। संविधान सभा के में जो है कुल 15 महिलाएं हुआ करती थी, 15 महिलाएं हुआ करती थी। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल ये एकमात्र मुस्लिम महिला हुआ करती थी, एकमात्र मुस्लिम महिला हुआ करती थी। और यहीं पर हम देखते होते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है और 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस या इसको विधि दिवस भी कहा जाता है, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। पूर्ण रूप से लागू कब किया गया संविधान को? तो 26 जनवरी 1950 को। मेनली यहाँ पर बात आती है कि लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी में, दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन, तो कांग्रेस ने साफ घोषणा किया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। चूंकि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, इसलिए हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस जो है वह मनाने लग गए। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि ये जो 26 जनवरी की जो ऐतिहासिक महत्व वाली तिथि है इसकी महत्व कम नहीं हो जाए, इस वजह से संविधान निर्माण होने के बावजूद भी हमने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया। बाकी जो प्रावधान हुआ करता था हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और यहीं पर हम देखते होते हैं कि 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, 24 जनवरी 1950 को। और
हमारी संविधान सभा के 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। कितने सदस्य? 284 सदस्य। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 299 अभी हम देखे हुए थे, 299 जो आंकड़ा देखे हुए थे, यह है 15 अगस्त 1947 विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने मेंबर थे। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो 299 होगा। और अगर पूछा जाए कि संविधान पर कितने मेंबर सदस्य ने हस्ताक्षर किए तो 284। और सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर किए वो नेहरू जी के द्वारा किया गया। और सबसे अंतिम व्यक्ति जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया, वह जो साइन किया गया सबसे पहले नेहरू जी के द्वारा, और साथ ही साथ देखते हैं सबसे अंतिम में राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। और मुस्लिम लीग द्वारा अगर बहिष्कार किए जाने के बाद देखें कितने मेंबर थे, तो उसमें जो मेंबर थे वो 324 मेंबर थे। और टोटल जो मेंबर्स कैबिनेट मिशन बोला था वो कितना? 389 मेंबर्स था, 389 मेंबर्स था। और उसके बाद हम देखते हैं 299 विभाजन के बाद, जबकि 284 यहाँ पर जो साइन किए गए, हस्ताक्षर जो संविधान पर किए गए। और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है संविधान सभा द्वारा चुन लिया गया, संविधान सभा द्वारा चुन लिया गया। और हम देखते होते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सलाहकार BN राव। और संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर इतने रुपए 63,96,729 रुपये। और संविधान बना तो उस समय जो अनुच्छेद थे वह जो है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां है। वर्तमान में यह डाटा सही नहीं है। और यहीं पर हम देखते होते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, तो उसके बाद से देश के आजादी के बाद जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक 1935 अधिनियम द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया गया। और इसका जो उल्लेख था वह था किसमें? तो 1947 के भारत शासन अधिनियम में, 1947 के भारत शासन अधिनियम में। और हम देखते होते हैं कि संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए। उसमें से आता है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को गाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्र गीत को अपनाया जाता है, राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है। और जो मंत्रिमंडल होता है 1947 का मंत्रिमंडल, 1947 का मंत्रिमंडल जो कि अभी था कि देश की आज़ादी के बाद जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक 1935 के अधिनियम द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। और इसका उल्लेख जो था 1947 के अधिनियम में था, 1947 के अधिनियम में था। और उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद, जॉन मथाई रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, राजकुमारी अमृता कौर यह स्वास्थ्य मंत्री, R.K. पनमुगम शेट्टी यह वित्त मंत्री हुआ करते थे। और मेनली जो है अगर देखा जाए तो हम लोग डिस्कस किया आज संविधान सभा के बारे में, जो कि संविधान सभा था, जो संविधान सभा हुआ करता था, यह संविधान सभा किस अधिनियम के तहत गठित किया गया और किस मिशन योजना के तहत गठित किया गया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने मेंबर्स होने चाहिए थे, और विभाजन के बाद कितने मेंबर्स जो है संविधान सभा में रहे, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद 324 मेंबर्स रहे, विभाजन के बाद 299, और साइन जो किया गया वह 284 मेंबर्स के द्वारा किया गया। और सबसे पहले जो साइन किया गया संविधान पर, जो निर्मित संविधान पर, वह नेहरू जी के द्वारा, और सबसे लास्ट में यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहने वाला। एक लेक्चर रहेगा जो कि भारतीय संवैधानिक इतिहास पर रहेगा। आखिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो आया था, लेकिन उसके बाद 1784 में भी एक्ट लाया गया जिसे कि पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया, पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया। और उसके बाद भी एक्ट्स आए, 93 में आए, 1793 में आए, 1813 में आए, 1833 में आए। तो जो एक्ट लाया गया उसका मेन रीजन क्या था, इसको भी हम देखेंगे। थैंक यू।